नमस्कार साथियों, विजय पिंगोले क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हमारा मेवाड़ वंश चल रहा था, उसके अंतर्गत हम मेवाड़ के अंतर्गत कुछ शासकों की चर्चा कर चुके थे। हम कुंभा तक चर्चा कर चुके थे। उसके आगे के शासकों की हम चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले एक बार आपसे निवेदन है कि विजय पिंगोले क्लासेस को आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करें वीडियो पर अगर आपको अच्छा लगता है तो, जिससे हमें थोड़ा पता तो चले कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर कमेंट करें। मेवाड़ वंश, ठीक है दोस्तों, मेवाड़ वंश चल रहा था, उसके अंतर्गत हम कुंभा तक चर्चा कर चुके थे, है ना। उसके बाद में आता है दोस्तों उदा। इसके अगर शासनकाल की अगर हम बात करें तो दोस्तों शासनकाल की है इसका 1468 से 1473। ठीक है दोस्तों, इसका पूर्ण नाम की बात करें तो उदय सिंह। पूर्ण नाम की चर्चा करें तो उदय सिंह। दोस्तों यह उदा कुंभा को, जब कुंभा चित्तौड़ के अंदर मामादेव कुंड मंदिर के पास में बैठे थे ये, तभी इनके पीठ में क्या खंजर गोप पे इनकी क्या है हत्या कर देते हैं। तो उदा मेवाड़ के प्रथम पितृहंता शासक हैं। पहला पॉइंट लिखते हैं अपन, मामा देव कुंड, मामा देव कुंड के, इसको स्लेश में मंदिर भी लिख देते हैं, मंदिर के समीप उदा कुंभा के पीठ में खंजर भोंक कर हत्या करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम इसके मतलब पॉइंट की चर्चा करें तो वो पॉइंट हो जाता है हमारा कि मेवाड़ के प्रथम पितृहंता शासक, मेवाड़ के प्रथम पितृहंता शासक, मेवाड़ की क्या है प्रथम पितृहंता शासक, मामा देवकुंड के पास में कुंभा के पीठ में चक्कू खंजर गोप के हत्या कर देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट आता है, इनके एक भाई थे राइमल, जिन्होंने राइमल ने मतलब मेवाड़ी सरदार थे, जिन्होंने क्या है इसको उदय को पसंद नहीं किया। उन्होंने राइमल का सहयोग करके इसे शासक बनाया। ठीक है, राइमल ने मेवाड़ी सरदारों की सहायता से 1473 में, राइमल ने मेवाड़ी सरदारों की सहायता से 1473 में दादिमपुर युद्ध में उदा को हराकर शासक बने। उदा को हराकर शासक बने। ठीक है, ये था कब हराया 1473 में दादिमपुर युद्ध में। ठीक है दोस्तों, ये दादिमपुर युद्ध है दोस्तों। इसके अंतर्गत उदा को हराकर क्या करते हैं ये शासक बनते हैं। अब नेक्स्ट हम शासक की चर्चा करते हैं। उदा के बाद में है हमारे राइमल। इसके अगर हम शासन काल की बात करें तो 1473 से 1509। ठीक है दोस्तों, 1473 से 1509 तक ये क्या करें शासक बने। राइमल की अगर चर्चा करें तो उसके दरबारी विद्वान थे कई, दरबारी
विद्वान थे, उनकी हम चर्चा कर लेते। कौन कौन थे? एक थे महेश भट्ट, गोपाल भट्ट और एक थे अर्जुन, जो शिल्पी थे। अर्जुन शिल्पीकार, ये उस समय के प्रसिद्ध शिल्पीकार थे अर्जुन। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? इनके दरबारी विद्वान। अब इनकी पत्नी की चर्चा करते हैं। पत्नी का नाम था श्रृंगार देवी। श्रृंगार देवी। इन श्रृंगार देवी ने क्या किया दोस्तों? घोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में घोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं कि जो हमारे रायमल थे, इन्होंने कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ तालाबों का निर्माण कराया। रायमल ने कृषि को प्रोत्साहन देने हेतु राम, शंकर और समया तालाबों का निर्माण कराया। तालाब निर्माण कराया जो सिंचाई के लिए उपयोगी थे। जो यह लिख देते हैं, जिससे सिंचाई की जाती थी। जिससे सिंचाई की जाती थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें इसी के अंदर रायमल के अंतर्गत ही इन्होंने चित्तौड़ में अद्भुत देव जी का मंदिर बनाया। चित्तौड़ में अद्भुत देव जी, अद्भुत देव जी का मंदिर बनाया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं, इनके भाई थे एक सारंग देव। कौन थे? सारंग देव। ठीक है, ये जो सारंग देव होते हैं, लेकिन इससे पहले एक पॉइंट और चर्चा कर लेते हैं, वो पहले पढ़ लेना जरूरी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनके 11 पत्नियां और 13 पुत्र थे। रायमल के 11 पत्नियां व 13 पुत्र थे। ठीक है, 13 पुत्रों में से अगर हम चर्चा करें तो सबसे बड़े थे पृथ्वीराज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे जयमाल, या इसे हम जगमाल भी कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं वो संग्राम सिंह, जिसे सांगा भी कहा जाता है। सांगा। ठीक है, ये कुछ 3 पुत्र थे जो मुख्यतः थे। ठीक है, जो बड़े थे, जिसमें पृथ्वीराज क्या था? सबसे बड़ा था। अब इसके अंतर्गत हम बात करते हैं, जो हम चर्चा कर रहे थे, क्या नाम से हम चर्चा कर रहे थे ना, इसके भाई की, सारंग देव की। सारंग देव। ठीक है दोस्तों, सारंग देव क्या थे? रायमल के भाई थे। अब मुद्दा ये उठता है कि रायमल के बाद शासक कौन बनेगा। देखा जाए तो हमारे जो पूर्व से चले आ रही राजस्थान के अंतर्गत जो सबसे बड़ा पुत्र होता है वही शासक बनता है ना। तो ये भाइयों में क्या आपस में विचार थे। तो सारंग देव थे जो हमारे रायमल के भाई, ये इन्हें भीमल गांव
यहाँ ले जाते हैं भीमल गांव। अब यहाँ भीमल गांव में एक थी चारणी पुजारन थी, जो क्या भविष्यवाणियां करती थी, भविष्यवाणियां बताती थी। ठीक है, तो भीमल गांव की चारणी पुजारिन के पास पृथ्वीराज जयमाल और सांगा को ले जाते हैं। जहां चारणी ने सांगा के शासक बनने की भविष्यवाणी की। ठीक है, भीमल गांव ले जाते हैं सारंगदेव पृथ्वीराज को, जगमाल को और सांगा को, वहां ले जाते हैं। और चारणी पुजारन सांगा के शासक बनने की क्या करती है, भविष्यवाणी की। अगले जो आने वाला शासक होगा वो कौन होगा, सांगा होगा, जिससे हमारे क्या पृथ्वीराज नाराज हो जाते हैं और वह सांगा के ऊपर वार करते हैं, जिससे सांगा की आंख पे लगती है, जिससे वह अंधे हो जाते हैं। ठीक है, और वो वहां से बचकर निकल जाते हैं, जिससे पृथ्वीराज नाराज हो जाते हैं और सांगा पर वार करते हैं, जिससे सांगा की आंख खराब हो जाती है या फूट जाती है, जो भी लोग, मैं फूट जाती है मैं से लिख देता हूं, चलो जिससे आपको समझ में आए, फूट जाती है। ठीक है, जिससे सांगा की क्या आंख फूट जाती है और वह वहां से बचकर निकल जाते हैं, वह वहां से बचकर निकल जाते हैं। ठीक है, वह वहां से बचकर निकल जाते हैं। ठीक है, गुस्सा आता है पृथ्वीराज को, सांगा पर वार करते हैं, सांगा की आंख फूट जाती है, वह वहां से बचकर निकल जाते हैं। एकदम कड़ी बाई कड़ी लिखा रहा हूं दोस्तों आप लोगों को मैं। दरबारी विद्वान थे महेश भट्ट, गोपाल चंद, अर्जुन एक उस समय के बहुत प्रसिद्ध शिल्पकार थे। श्रृंगार देवी क्या रायमल की पत्नी थी। इन्होंने चित्तौड़ में क्या घोसंडी का बावड़ी का जो क्या निर्माण करवाया चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। रायमल ने कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए राम शंकर और समय नामक तालाब पर निर्माण कराया, जिससे सिंचाई की जाती थी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर चित्तौड़ में ही अद्भुत देव जी का मंदिर का निर्माण कराया रायमल द्वारा, है ना। रायमल के 11 पत्नियां थी वह 13 पुत्र थे, जिसमें से पृथ्वीराज सबसे बड़े थे, उसके बाद में जगमाल, फिर सांगा। सारंगदेव की बात करें, ये रायमल के भाई थे। भीमल गांव चारणी के पास में इनको लेके जाते हैं, जहाँ पे भीमल गांव चारणी की जो चारणी पुजारन थी वो भविष्यवाणी करती है कि नेक्स्ट जो शासक बनेंगे वो कौन बनेंगे, हमारे सांगा। ठीक है, पृथ्वीराज इस बात से नाराज हो जाते हैं और नाराज होने के बाद में सांगा के ऊपर वार करते हैं, जिससे सांगा की आंखें खराब हो जाती है, फूट जाती है, और वो लेकिन सांगा वहां से बचकर निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं मैं, पहले एक बार इसको रिमूव कर देता हूं, फिर लिखता हूं आगे बचकर वो कहां जाते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो फटाफट ले लीजिए। अब दोस्तों सांगा बचकर निकलते तो कहां जाते हैं,
सेवेंत्री गांव। ठीक है दोस्तों, यहां पर सांगा जाते हैं बीदा राठौड़ की शरण में, बीदा राठौड़ की शरण में। सांगा किसके पास जाते हैं? बीदा राठौड़ की शरण में। अब जब ये बीदा राठौड़ की शरण में जाते हैं तो जयमाल थे, जो जगमाल थे, वह आक्रमण करते हैं, जिसमें बीदा राठौड़ की क्या है, वीरगति को प्राप्त होते हैं। लेकिन जयमाल के आक्रमण करने पर बीदा राठौड़ वीरगति को प्राप्त होता है। वीरगति को प्राप्त होते हैं। अब जब ये वीरगति को प्राप्त होते हैं तो वापस हमारे जो सांगा थे वो कहां जाते हैं? श्रीनगर। दोस्तों ये श्रीनगर नहीं है दोस्तों, श्रीनगर है। ठीक है, ये पड़ता है अजमेर में। ठीक है, श्रीनगर जो पड़ता है अजमेर के अंतर्गत, यहां जाते हैं। अब यहां पे थे करमचंद पंवार, करमचंद पंवार, करमचंद पंवार के यहां शरण लेते हैं। अब जब ये करमचंद पंवार के यहां शरण लेते हैं तो इसी दौरान के अंतर्गत टोंक का एक शासक था सुल्तान, टोंक का एक शासक था सुल्तान, उसके ऊपर क्या है, मुस्लिम आक्रमण होता है और वह रायमल की सेवा में आता है। ठीक है, इसी समय टोंक, ये टोडा लिखते हैं, टोडा जो टोंक में है। ठीक है, टोडा के शासक सुल्तान, टोडा के शासक सुल्तान पर मुस्लिम आक्रमण होता है। मुस्लिम आक्रमण होता है जिससे बचकर वह रायमल की शरण में आता है। टोडा पर मुस्लिम आक्रमण होता है जिससे बचकर वह क्या है, रायमल की शरण में आता है। रायमल की शरण में आने के बाद में इसकी एक पुत्री थी सुल्तान की, क्या थी, पुत्री, जिसे जगमाल पसंद करने लग गया था, जगमाल को उससे प्रेम हो गया था। ठीक है, तब प्रस्ताव रखा है इसने सुल्तान के सामने कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। तब सुल्तान ने कहा अगर आप मुझे टोडा वापस जीत के दोगे, मुझे वहां पे वापस विजय मतलब वहां का मुझे वापस शासक बनाओगे, तो मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ करूंगा जो मुझे टोडा दिलाएगा। ठीक है, अब जगमाल क्या करते हैं, जयमाल वह जाते हैं टोडा, टोडा जाने के बाद में वहां उनको हराने की कोशिश करते हैं बट हरा नहीं पाते हैं, वह वापस आते हैं और जबरदस्ती सुल्तान की पुत्री को पाने की कोशिश करते हैं, जिसके अंतर्गत सुल्तान क्या करते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। तो जयमाल का तो हो गया क्या, पत्ता समाप्त। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक एक बार चर्चा कर लेता हूं, मैं लिख देता हूं। सुल्तान की पुत्री से, सुल्तान की पुत्री से जयमाल प्रेम करने लग जाता है। तब सुल्तान कहते हैं कि जो मुझे टोडा
वापस दिलाएगा, वापस दिलाएगा, उसे ही अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। उससे ही लिख दो, उससे ही अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। ठीक है, ये कहने पे दोस्तों जयमाल क्या करते हैं, वहां जाते हैं टोड़ा, जयमाल टोड़ा जाते हैं, पर जीत नहीं पाते, टोड़ा जाते हैं पर जीत नहीं पाते हैं। वापस आकर जबरदस्ती सुल्तान की पुत्री को पाने की कोशिश करते हैं, जिससे सुल्तान नाराज होकर जयमाल की हत्या कर देते हैं। ठीक है, यहां पर जयमाल की कहानी तो हो गई समाप्त। 3 भाइयों में से जो इंपॉर्टेंट भाई थे, जो शासक बनने के लायक थे, उनमें से जयमाल की तो हो गई कहानी समाप्त। ठीक है, नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं रायमल, रायमल क्या बोल दिया मैंने, पृथ्वीराज। अब जब पृथ्वीराज को लगा कि मेवाड़ की शक्ति इतना सा नहीं कर सकी, तो ये स्वयं क्या जाते हैं, टोड़ा जाते हैं, वहां जीतते हैं और क्या नाम से सुल्तान को वहां का शासक बना रहे हैं, जिससे सुल्तान प्रसन्न होकर अपनी पुत्री ताराबाई का विवाह पृथ्वीराज के साथ करते हैं। ठीक है, ये लाइन लिख लेते हैं एक बार, पृथ्वीराज पृथ्वीराज टोड़ा जाकर उसे जीतकर सुल्तान को पुनः शासक बनाते हैं। ठीक है, जिससे सुल्तान अपनी पुत्री तारा का विवाह पृथ्वीराज से करते हैं। ठीक है दोस्तों, अपनी पुत्री तारा का विवाह किससे करते हैं, पृथ्वीराज से करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, पृथ्वीराज व ताराबाई अजमेर जाते हैं, दुर्ग जाते हैं, जहां पृथ्वीराज द्वारा ताराबाई के नाम पे ही अजमेर दुर्ग का नाम क्या करते हैं, तारागढ़। पृथ्वीराज द्वारा ताराबाई के नाम पर, तारा के नाम पर अजमेर दुर्ग का नाम तारागढ़ रखते हैं, ठीक है दोस्तों, इसको रिमूव कर देता हूं, नेक्स्ट आगे की चर्चा करते हैं हम, क्योंकि जगह नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो फटाफट।
नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम। रायमल की एक पुत्री थी दोस्तों आनंदी बाई। क्या थी? रायमल की एक पुत्री थी आनंदी बाई, जिनका विवाह जालोर के जगमाल के साथ होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, एक जयमाल और जगमाल दोनों हम उसको एक साथ लिख रहे थे, वैसे एक जालोर के भी थे जगमाल, उनका विवाह क्या उनके साथ होता है, आनंदी बाई का, रायमल की पुत्री का। ठीक है, तो ये जगमाल क्या करते थे, आनंदी बाई को परेशान करते थे, उनको प्रताड़ित करते थे। ठीक है, तो जब वो प्रताड़ित करते थे दोस्तों, तो पृथ्वीराज का के उनको समझाने के लिए वहां जाते हैं। अब उनके सामने तो वो समझ जाते हैं, मतलब कहते हैं हाँ ठीक है अब आगे से गलती नहीं होगी, ठीक है, ऐसे समझ जाते हैं। फिर जैसे ही वो वापस आते हैं तो उनको कुछ लड्डू दे दिए जाते हैं कि आप यहाँ आए हो हमारे पास, तो हम आपको भेंट में एक लड्डू देते हैं। जब वो लड्डू लेकर जा रहे होते हैं, मतलब वापस चित्तौड़ जा रहे होते हैं, तो रास्ते में उन्हें भूख लगने पर वो लड्डू खाते हैं, और वो लड्डू क्या होते हैं दोस्तों, विषैले होते हैं। यानी जालोर के जो आनंदी बाई के जो हस्बैंड थे जगमाल, उन्होंने क्या विषैले लड्डू भेजे, जिसे खाकर पृथ्वीराज की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे पृथ्वीराज भी खत्म। ठीक है, तो इनकी एक बार चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में हमारे सांगा बचते हैं जो आगे जाके शासक बनते हैं। ठीक है, रायमल की पुत्री आनंदी बाई का विवाह जालोर के जगमाल से होता है, जो इसे परेशान करता है। ठीक है, अब परेशान करता है, उसके बाद में पृथ्वीराज इन्हें समझाने जाते हैं, उस दौरान समझ जाते हैं, उस दौरान समझने का नाटक करते हैं और पृथ्वीराज को विषैले लड्डू देकर पुनः मेवाड़ भेजते हैं। ठीक है, पृथ्वीराज के समझाने पे कहते हैं हम कि ठीक है अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, तो वह उस समय वो तो नाटक करते हैं कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो वह समझाकर उसे भेजते हैं और साथ में उनको एक विषैला लड्डू देते हैं कि ये मेरी तरफ से आप भेंट लेके जाइए। तब पृथ्वीराज को रास्ते में भूख लगने पर उसे खाते हैं, वह मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मेवाड़ भेजते हैं। रास्ते में भूख लगने पर लड्डू खाने से पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, पृथ्वीराज की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब पृथ्वीराज का भी हो गया सत्ता, मतलब शासन बनने से बाहर। ठीक है, नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं सांगा की। ठीक है, पृथ्वीराज भी हो गए बाहर, उसके बाद में हमारे आते हैं सांगा। लेकिन सांगा की चर्चा करने से पहले एक चर्चा कर लेते हैं, इनकी 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। 12 खंभों की छतरी
कुंभलगढ़ में स्थित है। ठीक है, रायमल के बाद सांगा शासक बनते हैं। रायमल के बाद क्या करते हैं दोस्तों? सांगा शासक बनते हैं। अब सांगा की चर्चा करते हैं। संग्राम सिंह, जिसे सांगा भी कहा जाता है, महाराणा सांगा या सांगा। ठीक है, इसके शासनकाल की बात करें तो हमने पढ़ा था रायमल का शासनकाल था 1509 तक, तो 1509 से उसके बाद में इसका शासनकाल रहा था 20 तक, सॉरी 28 तक। 28 तक क्या रहा था इनका शासनकाल। ठीक है, ये था इसका शासनकाल। अब इसके बारे में कुछ बातें भी हैं, जैसे कि उपनाम कह सकते हैं हम इसे, एक आंख का राजा कहा जाता है। एक आंख का राजा। ठीक है, इसे हिंदू पथ भी कहा जाता है भारतीय इतिहास में, हिंदू पथ। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने इसे 80 घाव थे इसके शरीर पे दोस्तों, काटा मतलब वो तलवार के कटवट या किसी और चीज से कटवट, ऐसे 80 घाव थे इसके शरीर पे। उसके कारण कर्नल जेम्स टोड ने इसे सैनिक भग्नावशेष कहा। सैनिक भग्नावशेष किसने कहा था? ये भी लिख दीजिए एक बार, कर्नल जेम्स टोड ने। क्वेश्चन आ जाए बाई चांस, मतलब कर्नल जेम्स द्वारा सैनिक भग्नावशेष किसे कहा गया। ठीक है, ये थे कुछ उपनाम। ठीक है, नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं इसी के अंतर्गत इसके पिता की बात कर लेते हैं। तो पिता थे रायमल, पिता रायमल। माता की बात करें तो माता कंवर, रतन कंवर, रतन कंवर। ठीक है, अब शासन की बात करें तो ये 5 मई 1509 को शासक बने। 5 मई 1509 को क्या करते हैं? शासक बनते हैं। नेक्स्ट इसकी हम चर्चा करते हैं, समकालीन शासकों की चर्चा कर लेते हैं। इसके जो समकालीन शासक थे, तो मैं एक बार यहां लिख देता हूं, समकालीन शासक। सिकंदर लोदी, ये दोस्तों दिल्ली वाले हैं। इब्राहिम लोदी, ठीक है, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के बाद में दोस्तों हम चर्चा करते हैं बाबर। ठीक है, गुजरात के समकालीन शासकों की बात करें, गुजरात के तो मोहम्मद बेगड़ा, मुजफ्फर शाह। ठीक है, ये गुजरात के थे। वहीं हम मालवा की भी बात ही कर लेते हैं। मालवा का था महमूद खिलजी। ठीक है, ये कुछ शासक थे जो इनके क्या थे, समकालीन थे। बाकी हम आगे की घटनाएं धीरे धीरे चर्चा करते रहेंगे, क्या क्या होता था इनके साथ में। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं, समकालीन शासक तो थे, लेकिन हम संघर्ष की चर्चा करते हैं। आखिरकार इनके संघर्ष कैसे हुए, इनके जो समकालीन शासक थे, ये मुजफ्फर शाह, मोहम्मद बेगड़ा, महमूद खिलजी, जो इनके ये समकालीन शासक थे। एक मोहम्मद खिलजी से पहले एक और आता है यहाँ पे, नसूरुद्दीन। ये इनसे पहले थे। ठीक है, तो ये कुछ शासक थे, इनके साथ में इनका संघर्ष की चर्चा करते हैं हम।
तो एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, ठीक है। अब सर्वप्रथम हमारी हेडिंग है पहली, दिल्ली के साथ संघर्ष। दिल्ली के साथ संघर्ष, ठीक है, दिल्ली के साथ संघर्ष। अब दिल्ली के साथ हम संघर्ष की चर्चा करते हैं तो उसके अंदर हमारा पहला शासक था सिकंदर, सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी के साथ दिल्ली में जब ये शासक थे तो उस दौरान कोई ऐसी घटना नहीं घटी, मतलब इनके मध्य कोई संघर्ष नहीं था, तो हम इसको तो हटा देते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं इब्राहिम लोदी से संघर्ष, ठीक है, इब्राहिम लोदी से संघर्ष। दोस्तों ये 1517 में शासक बने थे, ठीक है, 1517 में शासक बने थे, ठीक है। तो इन्होंने प्रथम आक्रमण किया, वह आक्रमण था दोस्तों, यहां पे लिख देता हूं मैं, प्रथम खातौली का युद्ध, खातौली का युद्ध, ठीक है, खातौली का युद्ध। दोस्तों ये खातौली क्षेत्र उस दौरान बूंदी में था, और इस सबसे पहले रुक जाओ, 1517 डेट लिख देते हैं कब हुआ था, 1517 में, ठीक है। अब आगे चर्चा करते हैं। इस दौरान दोस्तों ये बूंदी में था। वर्तमान की बात करें, वर्तमान में खातौली, वर्तमान में खातौली कोटा के पीपलदा तहसील में है, ठीक है। नेक्स्ट हम चर्चा करें इस युद्ध में, इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार होती है, ठीक है। लेकिन इस युद्ध के अंतर्गत सांगा के पैर में तीर लग जाता है, सांगा के पैर में तीर लग जाता है, जिससे वह लंगड़े हो जाते हैं, लंगड़े हो जाते, जिससे वो क्या करते हैं, लंगड़े हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इब्राहिम लोदी इस युद्ध की पराजय का बदला लेने के लिए उत्सुक था, तो नेक्स्ट आक्रमण करता है वो बांडी का युद्ध। ये दोस्तों धौलपुर में कब करता है दोस्तों, 1517 में। ये तो ये कब है, 1518, ठीक है। तो इस समय वह स्वयं ना आकर, इस दौरान वह स्वयं ना आकर अपने दो नायकों को भेजता है, मियां हुसैन, मियां, स्वयं यहां लिख देता हूं, स्वयं ना आकर मियां हुसैन व मियां मलखान को भेजते हैं, ठीक है। इन दोनों को भेजते हैं, लेकिन सांगा इन्हें भी पराजित करता है, लेकिन सांगा इन्हें भी पराजित करता है,
ठीक है। बार बार जब इसकी इब्राहिम लोदी की पराजित हो रही थी तो दिल्ली सल्तनत के कुछ थे चाहने वाले, जिसमें थे दौलत खां वो आलम खां, दौलत खां व आलम खां। इन्होंने क्या किया कि इन दोनों ने बाबर को आमंत्रित किया, ठीक है। जब बार बार में इब्राहिम लोदी की हार हो रही थी तो उन्होंने दिल्ली पर बाबर को आमंत्रित किया, दौलत खां व आलम खां ने, ठीक है। बाबर ने 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया, और स्वयं शासक बना, स्वयं दिल्ली का शासक बना, ठीक है। 21 अप्रैल 1526 में एक बहुत निर्णायक युद्ध होता है दोस्तों। इस युद्ध के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ, किन किन के मध्य हुआ, किसकी विजय हुई। तो विजय हुई थी हमारे बाबर की। युद्ध हुआ था हमारा 21 अप्रैल 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध था। इब्राहिम लोदी की पराजित होती है, दिल्ली पे ये उसके बाद में शासक कर ले जाता है। लेकिन ये शासक करने से पहले बाबर यानी युद्ध करने से पहले हमारे सांगा से मदद मांगते हैं, मुल्तान से, कि हमारी मदद करें, हम इब्राहिम लोदी या दिल्ली पर आक्रमण करने वाले हैं, तो आप क्या हमारी मदद करें, ठीक है। बट क्या होता है कि जो सांगा होता है वह सरहिंद एक इनके पवार थे इनके, तो उनके हाथों एक सहमति पत्र भी जाता था, हम तैयार हैं आपकी मदद करने के लिए। बट कुछ समय बाद में क्या होता है, सरदारों की सहमति से कहते हैं वो मना कर देते हैं, वो जाते नहीं है वहां पे। तो जानने की एक तो गए नहीं, ऊपर से फिर वो पता क्या करते हैं सांगा, भरतपुर के बयाना पर कब्जा करते हैं और उसे चौकी बनाते हैं, ठीक है। उसे चौकी बनाते हैं, भरतपुर के बयाना पे कब्जा करते हैं और उसे चौकी बनाते हैं। बाबर जैसे ही ये वहां का शासक बनता है, उसके बाद में ही 1527 में बयाना का युद्ध होता है, ठीक है। 1527 में क्या होता है, बयाना का युद्ध होता है। यह बयाना का युद्ध 16 जनवरी 1527 में होता है। 16 जनवरी 1527 में बयाना का युद्ध होता है बाबर के द्वारा। इस युद्ध के अंतर्गत, इस युद्ध में सांगा की विजय होती है, ठीक है। इस युद्ध में किसकी विजय होती है, सांगा की विजय होती है। कौन से युद्ध में, बयाना के युद्ध में सांगा की विजय होती है। बयाना का युद्ध कब होता है, 26 जनवरी 1527 के अंतर्गत, ठीक है। इस युद्ध में सांगा की विजय होती है। इस विजय का जो हार का बदला लेने के लिए फिर क्या करते हैं, हमारे पुनः आक्रमण करते हैं बाबर। वो कहां करते हैं, हमारा नेक्स्ट आक्रमण होता है, मतलब ये जो बयाना का युद्ध था दोस्तों, ये था हमारा, मतलब जो सांगा के विजय हुई थी जितनी भी, मतलब ये अंतिम विजय कह सकते हैं, सांगा की अंतिम विजय थी ये, है ना, ठीक है ना दोस्तों। ये सांगा की क्या थी, अंतिम विजय थी। उसके बाद में अंतिम आक्रमण होता है इसका, मतलब इस हार के बाद में बाबर आक्रमण करता है पुनः, फिर होता है खानवा का युद्ध, ठीक है दोस्तों। इस युद्ध की चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।
तब हाँ दोस्तों, एक पॉइंट और लिखा देता हूं मैं अपना, वो ये रहा पानीपत वाला युद्ध। ठीक है, पानीपत युद्ध के अंतर्गत दोस्तों जब बाबर यहाँ आक्रमण किया था, बाबर ने यहाँ जब आक्रमण किया था तो अपने साथ में गोला बारूद ये सब लेके आया था। तो हम एक पॉइंट लिख सकते हैं इसमें, भारत में प्रथम बार इस युद्ध में गोला बारूद का उपयोग किया। ठीक है, इस युद्ध में बाबर द्वारा प्रथम बार गोला बारूद का भारत में क्या किया गया, उपयोग किया। ठीक है दोस्तों, ये एक पॉइंट था। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में गोला बारूद का जो पॉइंट आएगा वो आएगा खानवा में। खानवा की हम आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में अंतर्गत। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।